हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th इकोनॉमिक्स। बेटे जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 5 लॉ ऑफ डिमांड कॉन्टिन्यूटी में है, जिसमें बेटा हम आज लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है। ठीक है, फिर हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसका टेबल बनाएंगे और इसकी कर्व बनाएंगे। ठीक है, तो देखो बेटा लॉ ऑफ डिमांड है क्या। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। ये अदर थिंग्स क्या है मैं आपको बताती हूँ। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड एक्सपेक्टेशंस को वो बोल रहा है कि इन सभी चीज़ों को ध्यान में ना रखते हुए, यानी कि वो बोल रहे हैं जैसे हमने ये पढ़ा था ना, हमने ये पढ़ा था PXPRYTE की डिमांड इन सभी का फंक्शन होती है ना। तो इसमें हमने सिर्फ प्राइस को ध्यान में रखना है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है ना, इन सभी चीज़ों को हम कांस्टेंट मान के चलेंगे कि इनका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा सिर्फ प्राइस के बिना, कि एक पर्सन की डिमांड के ऊपर प्राइस के बिना किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, हमने ये मान के चलना है। ठीक है, तो द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, कि बाकी सभी चीज़ें सेम रहने देनी चाहिए, कि जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाती है जब डिक्रीज़ हो जाता है प्राइस, कि डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है जब प्राइस डिक्रीज़ हो जाता है। और इन अदर वर्ड्स, या फिर दूसरे शब्दों में मैं बोल सकती हूँ कि उल्टा रिलेशनशिप होता है एक वस्तु की डिमांड का और उसके प्राइस का। इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है, कि एक वस्तु की डिमांड का और उसके प्राइस का उल्टा रिलेशनशिप होता है। जब किसी चीज़ की डिमांड कम हो जाती है तो उस चीज़ का प्राइस, जब किसी चीज़ की डिमांड हम बढ़ाते हैं तो ऑब्वियस है तभी बढ़ाते हैं जब उस चीज़ का प्राइस कम हो जाता है। ठीक है ना, और देखो आगे वो बोल रहा है बिटवीन इन्वर्स रिलेशनशिप, यानी कि उल्टा रिलेशनशिप पाया जाता है एक वस्तु की डिमांड का और उसके प्राइस का। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी सभी चीज़ों को सेम रहने देना चाहिए। द टर्म अदर थिंग्स बीइंग इक्वल इम्प्लाइंग ऑल डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड अदर देन प्राइस। ये देखो डिमांड के सभी डिटर्मिनेंट्स प्राइस को छोड़ के क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, और देखो एक्सप्लेनेशन, ये है हमारी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, देखो बेटा स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको अब टेबल बना के दिखाना है तो मैं आपको टेबल और इसकी एक्सप्लेनेशन कॉपी के ऊपर करवाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने ना इसकी एजम्पशंस करनी है। एजम्पशंस आप पहले करोगे जब आप लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन कर दोगे, उसके बाद आपने इसकी एजम्पशंस करनी है। ठीक है, एजम्पशंस साथ में करनी है। तो एजम्पशंस क्या है, एजम्पशंस नंबर 1 के ऊपर है कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस कंज्यूमर का हमने कॉन्स्टेंट मान के चलना है, और बायर की इनकम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, और जो रिलेटेड गुड्स हैं उनके प्राइस में चेंज नहीं होना चाहिए, और जो कंज्यूमर है उसको नियर फ्यूचर में कोई भी प्राइस को लेके प्रेडिक्शन नहीं करनी है कि प्राइस कम होगा या बढ़ेगा। इन सभी चीज़ों को हमने कांस्टेंट मान के चलना है, कि ना तो कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज है। ठीक है, कंज्यूमर यानी कि हमारी इनकम में कोई चेंज नहीं है, हमने अपने टेस्ट को ध्यान में नहीं रखना कि हमारा टेस्ट कांस्टेंट रहेगा, और जो रिलेटेड गुड्स हैं यानी कि उसके साथ वाली गुड्स हैं, उस जैसी गुड्स हैं उनके प्राइस में भी कोई कीमत में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो देखो बेटा मैं आपको ना ये टेबल बना के दिखाती हूँ। ठीक है, ये टेबल है आपकी बुक में। जब आपने लॉ ऑफ डिमांड करना है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड बताना है कि क्या होता है, फिर आपने एजम्पशंस बनानी है, और उसके बाद आपने फिर ये टेबल बनाना है। ठीक है ना, टेबल बड़ा सिंपल सा है और सीधा सा है, बस समझने वाली बात है। ठीक है ना, यहाँ पे आ जाता है प्राइस आ जाता है किसी भी कॉमोडिटी एक्स का, और यहाँ पे क्या आ जाती है क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि जो हम डिमांड करते हैं। देखो जब मान लो किसी चीज़ का प्राइस 10 रुपये है, 10 रुपीज़ है, तो उसकी 100 यूनिट्स हम खरीदते हैं। ठीक है, मान लो मैं उसकी 100 यूनिट्स खरीद रही हूँ जब उसका प्राइस 10 रुपीज़ है, लेकिन जब उसका प्राइस कम हो जाता है, तो मैं उसकी थोड़ी सी डिमांड और बढ़ा देती हूँ, 150 यूनिट्स की डिमांड करने लग जाती हूँ। जब प्राइस और कम हो जाता है, 8 रुपीज़ रह जाता है, तो हम जो उसकी डिमांड है वो और ज़्यादा करने लग जाते हैं। तो ये क्या हो गया, उल्टा रिलेशनशिप हो गया, कि जब प्राइस कम हो रहा है तो हम उस चीज़ की डिमांड धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उल्टा रिलेशनशिप हो गया, कि जब किसी चीज़ का प्राइस कम हो रहा है तो हम उस चीज़ की डिमांड बढ़ा रहे हैं। अब वैसे ही अगर प्राइस कम हो जाता तो हम उस चीज़ की डिमांड जो है वो बढ़ा देते। ठीक है, सॉरी इंक्रीज़ हो जाता तो डिमांड हम कम कर देते। ठीक है ना, अब मैं आपको ना इसकी कर्व के बारे में समझाती हूँ थोड़ा सा।
ठीक है। डिमांड की कर्व मैं आपको बना के दिखाती हूँ, ठीक है। ये आपने ना अब तक पॉइंट के साथ ली थी, अब मैं आपको बिना पॉइंट के बना के दिखाऊंगी कर्व, ठीक है ना। पॉइंट के बिना पॉइंट के मतलब यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे होता है एक्स एक्सिस आपका और यहाँ पे आपका होता है वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो जब यहाँ पे हम शो करेंगे क्वांटिटी डिमांडेड क्यू एक्स और यहाँ पे हम प्राइस शो करेंगे पी एक्स यानी कि प्राइस, ठीक है। अब देखो यहाँ से मत बनाना, ये मैं आपको जनरल इक्वेशन बनाने सिखाती हूँ, जनरल कर्व। देखो जब मान लो किसी चीज़ का प्राइस इतना है, 0 से लेके ओ पी किसी चीज़ का प्राइस है, इतना प्राइस है, तो हम मान लो इतनी उस चीज़ की डिमांड कर रही है एम, इस पॉइंट का नाम एम दे दो, इस पॉइंट का नाम मान लो ई दे दो। जब किसी चीज़ का प्राइस ओ ई है तो हम ओ एम उस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि इतनी हमारी डिमांड है, इतनी हमारी डिमांड है जब उस चीज़ का प्राइस कितना है, इतना है, ठीक है। जब प्राइस इतना है तो हम उसकी इतनी यूनिट्स की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर प्राइस क्या हो जाए, कम हो जाए, यानी कि इतना प्राइस कम हो जाए, इतना प्राइस नीचे आ जाए, यानी कि इतना हो जाए प्राइस ओ ई ही, ओ एफ ही रह जाए प्राइस, यानी कि पहले प्राइस ओ ई था लेकिन अब कम हो गया, नीचे आ गया प्राइस, ओ एफ ही रह गया। तो पहले हम डिमांड ओ एम करते थे, कम डिमांड करते थे क्योंकि प्राइस ज़्यादा था। अब प्राइस कम हो गया है तो हम डिमांड बढ़ा देंगे, ठीक है। तो डिमांड मान लो हम इतनी कर रहे हैं और, ठीक है ना, मान लो इतनी डिमांड हम और कर रहे हैं, ठीक है ना। हमने डिमांड देखो इतनी बढ़ा दी, जब प्राइस इतना सा कम हुआ हमारी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है ना। तो इससे क्या है कि थोड़ा सा प्राइस कम होने पर हम ज़्यादा डिमांड बढ़ा देते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं, हमने बस आपने ये ध्यान रखना है कि जब प्राइस कम हो जाता है तो हम डिमांड बढ़ा देते हैं, जब प्राइस बढ़ जाता है तो हम डिमांड कम कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसकी कर्व इनके इस पॉइंट के बीच में से यहाँ से निकलनी चाहिए इसकी कर्व, ठीक है। और बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, मेरी थोड़ी सी टेढ़ी है, आपकी बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। और इसके नीचे आपने डी डाल देना है। इसका मीनिंग क्या है कि ये डिमांड कर्व को शो करता है, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो बेटा ये तो आपका था डिमांड का लॉ, कि डिमांड का लॉ कैसे अप्लाई होता है, कि लॉ ऑफ डिमांड में सबसे पहले आपने लॉ ऑफ डिमांड को बताना है कि क्या है, फिर उसके बाद उसकी अजम्पशंस बतानी है, फिर आपने ये कर्व बनानी है, ये शेड्यूल बनाना है, फिर आपने इसकी कर्व बना देनी है और इसके साथ ही आपका लॉ ऑफ डिमांड डन हो जाएगा, ठीक है। फिर बेटा उसके बाद आपका नेक्स्ट है कि वाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, के डिमांड कर्व की स्लोप डाउनवर्ड क्यों होती है, ठीक है। तो इसमें हमें ये 5 पॉइंट दिए गए हैं जो रीज़न बनते हैं डिमांड कर्व के डाउनवर्ड होने का। तो सबसे पहले है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखो हम जब किसी चीज़ को लगातार यूज़ करते जाते हैं तो हम उस चीज़ से बोर होने लगते हैं, ठीक है ना। जब तक हम जो वो चीज़ मार्केट में नई आई है तो उसकी डिमांड हम बहुत ज़्यादा करेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम उस चीज़ को यूज़ करते जा रहे हैं एक जगह पर उसकी डिमांड हम बिल्कुल कम कर देंगे, उसको ख़रीदना ही बंद कर देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी के डिमिनिश होने का, यानी कि उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे कम होने लगती है, ठीक है ना। तो उसने यही बोला, तो इसलिए ऑब्वियस है, तो डिमांड कर्व भी तो यही बोलती है। जब पहले तो ये देखो, पहले तो सेटिस्फैक्शन इतनी ज़्यादा, ठीक है, फिर जैसे जैसे हम यूज़ कर रहे हैं सेटिस्फैक्शन कम होती जा रही है, नीचे आती जाएगी, ठीक है। तो इसलिए डिमांड कर्व जो है वो नीचे की तरफ आती है, डाउनवर्ड स्लोप होती है, ठीक है। एक तो हमें पता है कि डिमांड कर्व इसलिए नीचे जाती है क्योंकि हमारी डिमांड का प्राइस के साथ उल्टा रिलेशनशिप होता है। और क्या रीजंस हैं डिमांड कर्व के नीचे की तरफ जाने के, वो पढ़ रहे हैं हम, कि प्राइस के बिना और क्या रीजंस हैं कि डिमांड कर्व नीचे की तरफ जाती है। तो इसमें सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है कि जब हम एक चीज़ को यूज़ करते जाते हैं तो हम उस चीज़ से बोर हो जाते हैं, ठीक है। फिर हम कॉन्टीन्यूसली जो है ना बोर होने के कारण उसको डिमांड कम कर देते हैं, ठीक है। आगे है इनकम इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट का मीनिंग क्या है भाई, अब इनकम इफेक्ट का मीनिंग ये हो गया कि जो जब किसी पर्सन की इनकम, ये देखो इनकम इफेक्ट रेफर्स टू द इफेक्ट, वो इफेक्ट को हम इनकम इफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। हमारे डिमांड के ऊपर इनकम का इफेक्ट पड़ता है जब रियल इनकम बायर की चेंज हो जाती है ऑइंग टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मान लो पर्सन की इनकम में कोई चेंज नहीं है, मान लो कोई पर्सन सिर्फ 500 रुपीज़ कमा रहा है, ये उसकी इनकम है,
ठीक है। अब 500 से जो चीज़ें वो खरीद रहा था, 500 से जो चीज़ें वो खरीद रहा था, मान लो वो जो है ना 3 यूनिट्स खरीद रहा था, 500 से महंगी 3 यूनिट्स खरीद रहा था। अब इन यूनिट्स का प्राइस बढ़ जाए, एक यूनिट महंगी हो जाए, इसका प्राइस क्या हो जाए, बढ़ जाए, महंगी हो जाए, तो वो क्या करेगा, वो 3 यूनिट्स अफोर्ड कर रहा था ना 500 में, अब वो 3 यूनिट्स अफोर्ड कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये महंगी हो गई चीज़ें जिनको वो खरीद रहा था। तो अब वो कम यूनिट्स जो है ना क्या कर पाएगा, अफोर्ड कर पाएगा। तो इससे क्या है कि जब चीज़ की कीमत बढ़ गई तो उसके डिमांड चीज़ के लिए कम हो गई, ठीक है ना। तो ये क्या है भाई, इनकम इफेक्ट है। रियल इनकम का मीनिंग क्या होता है, आपकी ना 2 तरह की इनकम होती है, मैं आपको समझाती हूँ। एक तो होती है मॉनेटरी इनकम, एक होती है रियल इनकम, ठीक है। मॉनेटरी इनकम एक होती है भाई रियल इनकम, ठीक है। मॉनेटरी इनकम क्या होती है, जैसे मुझे कैश में सैलरी मिली, वो मेरी मॉनेटरी इनकम हो गई, ठीक है। मनी के रूप में, कैश में रूप में जो मुझे पैसा मिला वो मेरी मॉनेटरी इनकम होगी। रियल इनकम गुड्स एंड सर्विसेज, कि आपने उस पैसे से कौन सी चीज़ें खरीदी, तो वो इनकम आपकी रियल इनकम बन जाएगी, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में जो आपकी इनकम होती है वो होती है आपकी रियल इनकम। मॉनेटरी इनकम इन कैश, गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में, यानी कि उन पैसों से जो आपने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी तो वो बन गई आपकी रियल इनकम, ठीक है। तो जब आपकी रियल इनकम कम हो जाती है प्राइस बढ़ने के कारण, तो आपकी कर्व डाउनवर्ड चली जाती है। आगे है सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट का मीनिंग क्या है, जब आप उस जैसी आपने चीज़ खरीदी, उस जैसी दूसरी चीज़ें का प्राइस जो है वो कम या ज़्यादा हो जाए तो उसकी डिमांड पे ऊपर फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। जैसे ये टी है और यहाँ पे एक कॉफ़ी है, ठीक है। मान लो कॉफ़ी, मान के चल पड़ा, मैंने सच्ची में नहीं बोला, कॉफ़ी वैसे बहुत महंगी है, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि मान लो कॉफ़ी 150 पर किलोग्राम है और चाय 100 किलोग्राम पर है, ठीक है। लेकिन कॉफ़ी का प्राइस उतना ही रहता है, ठीक है। मान लो इसका प्राइस बढ़ गया, ठीक है, ओके। तो इससे क्या होगा, इसकी जो सब्स्टिट्यूट गुड है, ये जो दूसरी गुड है, इसकी डिमांड तो बढ़ जाएगी, इसकी डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो है कीमत बढ़ गई है, तो कीमत बढ़ गई है, डिमांड इसलिए कम हो गई है। तो वहाँ पे भी कौन सा लॉ आ गया, लॉ ऑफ डिमांड। तो इसका मतलब इसलिए भी कर्व डाउनवर्ड जाएगी। साइज ऑफ कंज्यूमर गुड यही है कि जब किसी चीज़ का प्राइस कम हो जाता है तो उसको खरीदने वाले ग्राहक बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड आ जाता है। डिफरेंट यूज़, जब किसी चीज़ के डिफरेंट यूज़ होते हैं, जब चीज़ महंगी होती है तो हम उसको कम खरीदते हैं और डिफरेंट यूज़ कम करते हैं। लेकिन अगर जैसे मिल्क है, अगर उसका प्राइस जो है वो कम हो जाए तो हम ज़्यादा मिल्क खरीद पाएंगे और उसको हर तरह से यूज़ कर पाएंगे जितनी तरह से हम यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही मैंने आपको आज लॉ ऑफ डिमांड करवा दिया और ये करवा दिया कि डिमांड कर्व की स्लोप डाउनवर्ड क्यों जाती है। बाकी हम कल बेटा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।